2024 के अंदर मामाअर्थ की टीम मुंबई के ऑफिस के अंदर एक बोर्ड मीटिंग कर रही थी। कंपनी का आईपीओ आ चुका था, 1800 करोड़ रुपए रेस कर चुके थे, कंपनी के फाउंडर्स शार्क टैंक पे आके सेलिब्रिटीज बन चुके थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बट एक स्लाइड ने सबके दिमाग में क्वेश्चन रेज कर दिया। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लेन कर रहे थे। महाराष्ट्र और गोवा के 70 डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 90 दिन की इन्वेंट्री पड़ी थी। नॉर्मली जो चीज 30 दिन की होती है वो 90 दिन की पड़ी थी। मतलब मार्केट में माल ज्यादा था और उतनी डिमांड नहीं आ रही थी। मामाअर्थ की जो ग्रोथ रेट 60 से 70% हुआ करती थी वो सिंगल डिजिट पे आ गई थी। उसके बाद जो फाउंडर ने फैसला लिया वो इंडियन D2C इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा ऑनेस्ट मूव था। उन्होंने एडमिट किया कि भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो ब्रोकन है। हम खाली ये नहीं करेंगे कि हम डिजिटली ग्रो करेंगे और ऑफलाइन पे उतना ध्यान नहीं देंगे। उसी टाइम पे प्रोजेक्ट नीव की शुरुआत होती है। ये पूरे ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक बहुत बड़ा रीसेट था, जहां पे जो सुपर स्टॉकिस्ट हुआ करते थे उनको हटा दिया गया। इन्होंने डायरेक्टली 1 लाख तक आउटलेट्स खुद ही कनेक्ट कर लिए। टोटल 2.7 लाख आउटलेट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैप्चर करे गए। ये एक साल के अंदर 25% की ग्रोथ थी और इसका रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के Q3 के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर प्रॉफिट 92% बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 601 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करती है। जो इनका ऑफलाइन बिजनेस होता है वहां से 35% सेल आ रही होती है। अब यहां पर एक सवाल निकल के आता है D2C फाउंडर्स के लिए। अगर इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड, इतना पॉपुलर ब्रांड जो कि अपना आईपीओ निकालता है, उसको भी ऑफलाइन की तरफ सोचना पड़ता है, वो भी कहती है कि खाली हम डिजिटल ओनली सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम कौन है? आज की वीडियो की स्टोरी उन ब्रांड्स के बारे में है जो इस शिफ्ट को समझ चुके हैं, उन ब्रांड्स के बारे में है जो इस शिफ्ट को समझना चाहते हैं। अगर आप फाउंडर हो, एम्प्लॉय हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है 2026 के अंदर, इस वीडियो में आपको पता लगेगा। सूरत में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। उसके ओनर का नाम था मनीष। ये बात है 2023 की। उन्होंने नोटिस किया कि 30% जो कस्टमर है वो एक नई चीज की डिमांड कर रहे हैं। एक नई टाइप की टी शर्ट आ रखी है जो कि बहुत ट्रेंडी है। ऑनलाइन स्टिच के ऊपर, बेवकूफ के ऊपर, सोल स्टोर के ऊपर ये चीज मिलती है। ये जो टी शर्ट्स थी 2-2 हजार रुपए की आती थी और सूरत के लोग ब्लाइंडली इंस्टाग्राम की एड देख के वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते थे। तो इनको ये पूरा गैप समझ में आता है। मनीष अपनी दुकान के अंदर एक छोटा सा कॉर्नर बनाते हैं जहां पर खाली D2C ब्रांड्स का माल बेचा जाता है। ऑनलाइन से ही माल लेके वो अपनी दुकान पे बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों के अंदर वो दुकान का सबसे पॉपुलर सेक्शन बन जाता है। यही सेम चीज हमने पिछले 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोकल दुकानों को करते हुए देखा है। ये कहानी खाली मनीष के नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे दुकानदारों की है जिन्होंने समझा कि ऑनलाइन की चीजें ऑफलाइन में बेच के पैसा कमाया जा सकता है। अप्रैल 2026 के अंदर यूनिकॉमर्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर 400 मिलियन ऑर्डर्स, 6000 D2C ब्रांड्स और 23 महीने का एनालिसिस था। यहाँ पे एक शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिला कि 66% जो नए D2C ऑर्डर्स आ रहे थे वो Tier 2, Tier 3 सिटीज से आ रहे थे। और ये सिर्फ ऑर्डर काउंट की बात नहीं हो रही है, ये इंक्रीमेंटल GMV की बात कर रहा हूं, मतलब सेल्स की बात कर रहा हूं। मतलब एक D2C ब्रांड का 60% पोर्शन Tier 2, Tier 3 सिटी से आना चाहिए। इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल, कानपुर, ये सब वही सिटीज है जिनको फाउंडर्स अभी तक सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है यहां पर माल बेच के बिजनेस नहीं बनेगा, Tier 1 सिटीज में ही बेचो, वही ऑनलाइन होता है। अगर 66% नया कस्टमर Tier 2, Tier 3 सिटी से आ रहा है और आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, इसका मतलब क्या है? आप अपने कॉम्पिटिटर को एक मार्केट बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। आज की Tier 2 सिटीज ना 2018 वाली नहीं है। आज इंटरनेट पेनिट्रेशन 70% से ज्यादा हो चुका है। हाउस होल्ड इनकम 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये Tier 2 सिटीज ना एक एस्पिरेशनल मार्केट है जहां पर वैल्यू फॉर मनी लोग नहीं है, जहां के कस्टमर वैल्यू फॉर प्राइस देखने के पीछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर अभी कंपटीशन भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर बड़े ब्रांड्स अभी यहां पे सोच ही नहीं रहे हैं। तो अपनी बात को बैक करने के लिए आपको कुछ डेटा देता हूं। पीयूष बंसल जी की बात करके चले, लेंसकार्ट के जो फाउंडर है, जो शार्क भी है, 2010 के अंदर उन्होंने लेंसकार्ट शुरू किया था, जो पूरा आइडिया था कि भाई ऑनलाइन चश्मे बेचेंगे और बिजनेस बनाएंगे। बट जब 2015 आया ना, उनको समझ में आया कि भाई खाली ऑनलाइन से बिजनेस नहीं बनेगा, हमको ऑफलाइन पे भी कुछ करना चाहिए। ये वो टाइम है जिस टाइम पे ज्यादातर D2C ब्रांड्स बन रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे उनको फंडिंग मिल रही थी और सोचा जा रहा था कि भाई ऑनलाइन फर्स्ट ही बिजनेस होने वाले हैं क्योंकि वहां पर बहुत ही हाई मार्जिन होता था। बहुत सारे लोगों को लगा कि लेंसकार्ट क्या कर रहा है, और आज तकरीबन 11 साल के बाद में लेंसकार्ट का डेटा देखो। कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर उन्होंने 6652 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। कंपनी ने हिस्ट्री में पहली बार फुल ईयर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी
और इसका बहुत बड़ा राज था जो इन्होंने 11 साल पहले अपनी ऑफलाइन स्ट्रैटेजी करी थी। अब एक और शॉकिंग डेटा देता हूं मैं आपको। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 9 महीने की बात करके चले तो लेंसकार्ट के टियर 2 स्टोर से एवरेज रेवेन्यू 13,20,000 रुपए का आ रहा है, जो कि टियर 1 के अंदर 12,40,000 के ऊपर है। मतलब टियर 2 सिटी के अंदर आप रेवेन्यू ज्यादा बना पा रहे हो टियर 1 के कंपैरिजन में। टियर 2 सिटी जो कि सस्ती है, जहां पे आपकी शॉप के खर्चे कम है, एम्प्लॉय कॉस्ट कम है, रनिंग कॉस्ट कम है, सब कुछ कम है, उसके बावजूद भी आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। इसके ऊपर पीयूष जी ने अर्निंग कॉल के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा टियर 2 सिटीज के अंदर प्रोफेशनल ऑप्टिशियंस इस टाइम पे है नहीं, मेट्रो सिटी में बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कंपटीशन कम है, इस चक्कर में हम वहां पे अच्छा बिजनेस बना पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टियर 2 सिटीज के अंदर एक अलग ही गेम चल रहा है। अगर इसको ढंग से क्रैक किया जाए तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन्स के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मामाअर्थ और लेंसकार्ट एक एक्सेप्शन है, खाली उन्होंने किया है, नहीं भाई, पिछले 12 महीने के अंदर जो ऑफलाइन शिफ्ट हुआ है ना, वो पूरा इंडस्ट्री वाइड देखा गया है। हर एक D2C ब्रांड पिछले 12 महीने के अंदर ऑफलाइन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। CBRE ने अक्टूबर 2025 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली जहां पे इंडिया के ऑफलाइन D2C रेवोल्यूशन के बारे में बात करी गई। उन्होंने बताया कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के अंदर जो D2C ब्रांड्स रिटेल लीजिंग शेयर था वो 8% का था। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के अंदर, एक साल के अंदर, ये नंबर 18% पे पहुंच गया। मतलब एक साल के अंदर ये नंबर डबल होता हुआ दिखाई दिया है। और ये ब्रांड्स जा कहां पर है? 46% जा रहे हैं हाई स्ट्रीट की तरफ, जहां पर रेंट कम है, विजिबिलिटी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होती है। 40% मॉल्स की तरफ जा रहे हैं और 14% अपने स्टैंड अलोन लोकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो फाउंडर्स इंस्टाग्राम पे रील बना के आज के टाइम पे नाच रहे हैं, अपने ब्रांड्स का बजट जला रहे हैं ना, 2 साल के बाद में इन्वेस्टर उनसे यही पूछेगा कि भाई ये वाले ब्रांड्स तो यहां पहुंच गए, आप कहां थे जब ये पूरा मार्केट शिफ्ट हो रहा था। अब ऑफलाइन जाने का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके जहां मन करेगा वहां अपना ऑफलाइन स्टोर डाल देंगे। इससे बेटर है कि ऑफलाइन जाओ ही मत। अगर आप सोच रहे हो कि मॉल के अंदर 8-10 लाख रुपए मंथली रेंट दे के अपना शेल्फ के ऊपर माल रख के आप अपने बिजनेस को बढ़ा लोगे, ये चीज तो 2010 में भी काम नहीं करती थी, तो आज काम कैसे करेगी? फिर 1-1.5 साल के बाद में बोलोगे कि भाई हमने ऑफलाइन एक्सपेंशन करी और हमारे लिए ये चीज काम नहीं करी। अगर आप अपने ऑफलाइन स्टोर को एज अ हब सोचोगे तो बिजनेस बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं। एक ऑफलाइन स्टोर 4 काम आपके लिए करके दे सकता है। सबसे पहला है एक्विजिशन। कस्टमर्स आपकी दुकान पे विजिट करते हैं, उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो लेके जाते हैं, उसके बाद क्वालिटी अच्छी लगती है, फिर वो आपके ऑफलाइन स्टोर पे नहीं आते, ऑनलाइन से भी ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। स्नेच के CMO चेतन ने यही बात करी कि कस्टमर स्टोर के ऊपर आते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी का एक्सपीरियंस करते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उसके बाद में वो ऑनलाइन कस्टमर बन जाते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम कैक को और रेंट को आपस में कंपेयर नहीं करते, हम एक कस्टमर का ब्लेंडेड कैक देखते हैं और उसकी लाइफ टाइम वैल्यू देखते हैं, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट अगर बेचता हूं, उसको बेचने की मेरी जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर पूरी जिंदगी के अंदर मुझे जितना कमा के देता है उसको मैं कहता हूं लाइफ टाइम वैल्यू। स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मैंने शायद उस पर 1,000 रुपए खर्च करे थे और 2 साल के अंदर 2 लाख रुपए का माल वो मुझसे ले चुका है। तो मतलब मैंने बहुत कम पैसे के अंदर बहुत अच्छा क्लाइंट एक्वायर कर लिया है। तो ऑनलाइन का बिजनेस तो यही होता है। ऑफलाइन के अंदर क्या कैसे सोचा जाता है कि भाई मेरा टोटल खर्चा कितना है, मैं एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी दे रहा हूँ, रेंट कितना दे रहा हूँ, सब कुछ कितना दे रहा हूँ, मैंने कितनी सेल करी, डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरी कितनी आई। इनका कहना है कि भाई इसको और इसको साथ में लेके क्यों नहीं चल सकते। तो अगर कस्टमर ने ऑफलाइन स्टोर से हमारा कोई प्रोडक्ट लिया है तो हमारे CRM के ऊपर आ गया है। कल को अगर ऑनलाइन वेबसाइट से भी हमारा प्रोडक्ट लेता है तो हम दोनों को मैप करके देख सकते हैं कि इसकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी थी और हमने एक्चुअली इस बंदे के ऊपर कितना खर्च किया। द सोल स्टोर वालों का कहना है कि जो उनका ऑफलाइन स्टोर है वहां पर 70% से ज्यादा का कन्वर्जन रेशियो है। इसका मतलब अगर 100 बंदे आए तो 70 बंदे माल लेके जाएंगे। ऑफलाइन का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1.5 गुना ज्यादा है ऑनलाइन से। मतलब अगर हम ऑनलाइन 1,000 रुपए का माल बेचते हैं तो ऑफलाइन हम 1,500 रुपए का माल बेचते हैं एवरेज एक कस्टमर को। तो अगर कोई भी अपना ऑफलाइन स्टोर खोल के बैठा है तो वो एक एक्विजिशन चैनल ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी बड़ी चीज है जो वो स्टोर करके देगा वो है आपका फुलफिलमेंट। अगर
दिल्ली के अंदर रोहिणी के अंदर मेरा एक स्टोर है और रोहिणी से कोई ऑर्डर आता है तो वो स्टोर डायरेक्टली या फिर किसी लॉजिस्टिक पार्टनर के इंटीग्रेशन के साथ में विद इन फ्यू आवर्स वो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर के पास में डिलीवर करा सकता है। जितना कम टाइम लगेगा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में, उतना कम आरटीओ होता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे कोई गोदाम बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑफलाइन स्टोर ही अपने आप में मेरे लिए गोदाम है। वहां पर माल पड़ा है, अगर ऑर्डर आता है तो मेरे ऑफलाइन स्टोर से ही वो डिस्पैच हो जाता है। जितने भी बड़े D2C ब्रांड्स हैं जो कि अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे हैं ना, वो ये चीज करते हैं। बट सैड स्टोरी ये है कि बहुत सारे ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो शायद हमको भी देख रहे होंगे, जिनकी ऑफलाइन प्रेजेंस है, वो उस ऑफलाइन प्रेजेंस को इस तरीके से यूटिलाइज करने का सोचते ही नहीं है। सबसे पहली चीज, आपका आरटीओ घटता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज, कस्टमर ज्यादा खुश होगा क्योंकि इंस्टेंट डिलीवरी उसके पास में होने वाली है। तीसरी बड़ी चीज, आपकी भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आने वाली है। अगर मैं स्निच की बात करके चलूं तो इस टाइम पे यही कर रहा है। इनके जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उसके अंदर डार्क स्टोर टाइप का सेटअप बनाया जा रहा है, मतलब एक तरह से गोदाम बनाया जा रहा है। जब भी कोई ऑर्डर आता है, अगर वो सेंटर के पास में होता है तो वहीं से डिलीवर हो जाता है। इस चीज को जो लार्ज लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट किया है वो किया सबसे पहले जियो वालों ने, जहां पर उन्होंने जियो मार्ट निकाला और इनके ऑलरेडी ऑफलाइन स्टोर्स बने हुए थे, जहां पर रिलायंस का आपको ट्रेंड भी देखने को मिलता है, रिलायंस रिटेल के आउटलेट्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई ऑर्डर कर रहा था, ये कोई वेयर हाउस पे नहीं जा रहे थे, ये डायरेक्टली उसी दुकान से माल पहुंचा देते थे। क्रोमा वाले भी इसी टाइप का काम कर रहे थे। तो जो D2C ब्रांड्स थे उन्होंने समझा कि भाई ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कर लिया। तीसरी बड़ी चीज, जो आपका ऑफलाइन स्टोर है वो आपका रिटर्न हब भी तो बन सकता है। आपने एक टी शर्ट ऑनलाइन मंगाई, अब आपको पसंद नहीं आई, तो भाई आप हमारे ऑफलाइन स्टोर पे आओ और रिटर्न ले जाओ, पूरा पूरा पैसा ले जाओ। अब आप हमारे अगर ऑफलाइन स्टोर के ऊपर आओगे, आप 10 चीजें एक्सपीरियंस करोगे। अब आप वापसी क्यों करा रहे हो आप बताओगे, जिससे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की टीम भी समझेगी कि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफेक्ट था, फिटिंग में इशू था या क्या था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टी शर्ट मंगाई जो कि मेरे लिए छोटी थी, अब मैं ऑफलाइन स्टोर पे अगर वापसी कराने के लिए आ रहा हूं तो मैं राइट साइज अगर उनके पास अवेलेबल होगा वो लेके जा सकता हूं ना। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, जो रिवर्स लॉजिस्टिक है उसका कॉस्ट यहां पर खत्म हो जाता है। नॉर्मली आपको पहले माल भेजने के लिए पैसा खर्च करना है, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उस माल को वापसी मंगाने का पैसा खर्च करना है। यहां पर आप कहते हो कि भाई पास में ही 1 किलोमीटर दूर हमारा स्टोर है, प्लीज एक बार आ जाओ, आप एक बार दे जाओ प्रोडक्ट। यहां पे कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे हम रिटर्न नहीं लेते हैं, आप ये कहोगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन डालना चाहते हैं, ताकि हम आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, हम समझ सके कि हमने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, ताकि आगे से हम ये गलती ना करें। तो अगर इस तरीके की आप मैसेजिंग करते हो, कस्टमर ऑफलाइन दुकान के ऊपर आता है, शायद वो एक टी शर्ट वापसी कराने के लिए आया था क्योंकि उसकी फिटिंग नहीं थी, उसको उसका फिट तो मिल ही गया, प्लस वो 2 प्रोडक्ट और लेके चला गया। इसके अलावा आपका स्टोर आपके लिए एक और काम कर सकता है, वो आपके लिए कंटेंट चैनल बन सकता है। अपने स्टोर के अंदर एक इंस्टाग्राम वाली वॉल बना लो, एक सेल्फी मिरर बना लो, जो ट्रायल एरिया है उसको फोटोजेनिक बना लो। जब कोई कपड़े लेने के लिए आता है वो ट्राई करता है, उसकी फोटो खींचता है, अगर उसको फोटो अच्छी लगेगी तो वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर सकता है, जहां से कहीं ना कहीं आप ही को विजिबिलिटी मिलने वाली है। आप एक रील जोन बना सकते हो जहां पर कस्टमर आके अपनी रील बना सकते हैं, ब्रांड को टैग कर सकते हैं और इन रिटर्न उनको कुछ डिस्काउंट गुडी कुछ मिलेगा। आप अपने ऑफलाइन स्टोर के अंदर कुछ कंपटीशन या गेम खिलवा सकते हो। ये जितनी भी चीजें हो रही है सब कंटेंट बन रहा है जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर जा सकता है, जिसके लिए आपको एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ता है। वही चीज आपकी एग्जिस्टिंग चीज से हो सकती है। अभी भी अगर किसी को लग रहा है ऑफलाइन एक रिस्की चीज है, मैं लेंसकार्ट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। अभी उनका आईपीओ आया, उसमें डीआरएचपी फाइलिंग करी गई, उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा डेटा रिवील किया। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर लेंसकार्ट ने 703 कंपनी ओन्ड स्टोर्स खोले। मार्च 2025 तक 80.8% का पेबैक अचीव हो चुका था। इनका कहना है एवरेज 10 महीने के अंदर एक स्टोर ने पेबैक करके दे दिया। एक स्टोर बनाने में जितना भी खर्चा आया 10 महीने के अंदर उस स्टोर ने कमा के दे दिया। और इसका बहुत बड़ा रीजन है, इन्होंने अपने ऑफलाइन चैनल को ढंग से यूटिलाइज किया है। अब ऑफलाइन चैनल के अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो फाउंडर्स नहीं समझ रहे हैं। यहां पर एक पर्सनल सवाल है सारे D2C ब्रांड के फाउंडर से, जाओ अपना इंस्टाग्राम खोल लो, भी लास्ट 30 दिन के एक बार पोस्ट चेक करो। उन पोस्ट में देखो कि कितने ऐसे पोस्ट है जहां पर आपने कंटेंट बेचा है, प्रोडक्ट की फोटो डाल दी है, 30% डिस्काउंट, ले लो ले लो ले लो ले लो, नाच नाच के ले लो ले लो, यही किया है। कितने परसेंट है
मुझे पता है ज्यादातर लोगों का आंसर क्या होने वाला है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग को मजाक बना दिया गया है। फाउंडर्स को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक बेचने का माध्यम है। वो गलत नहीं है। देखो, सोशल मीडिया से दो काम होते हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम पे एड चलाता हूं तो वहां से मेरा बिजनेस बढ़ता है, बट वो मैं एड चलाता हूं। वो एक अलग से मेटा का पैनल है जहां पर एड चलाई जाती है और उसको फोकस किया जाता है बिजनेस बनाने के लिए। बट जो हमारा रेगुलर फीड होता है वो ऐड नहीं होती है। आप तो अपने कस्टमर को ट्रेन कर रहे हो ना कि भाई मैं तो डिस्काउंट देता रहता हूं। जो ब्रांड्स अक्सर डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर कभी भी उनसे लंबे टाइम तक जुड़ते नहीं है। मैं अपनी बात करके चलता हूं। भाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बेची। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत पीक पे चल रही थी। 2017 से मैं कंटेंट बना रहा हूं, पर कितना मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी के बारे में शोर मचाया इंटरनेट के ऊपर। मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज चल रहे हैं, बट कितना आपने देख लिया कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स लेते हुए। मैंने अपना एक कोहर्ट बनाया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस ले सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि मैं उन लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे जो कोर्सेज हैं वो भी इन्हीं के लिए है। तो अगर मैं इन लोगों को एक वैल्यू डिलीवर करूंगा इनकी लाइफ के अंदर, तो इनडायरेक्टली मेरे कोर्सेज या फिर मेरी कंसल्टेशन बिकेगी। यहां मुझे बेचना नहीं पड़ता, यहां पे चीजें अपने आप बिक जाती है। क्या कभी आपने मेरे को डिस्काउंट रन करते हुए देखा है? नॉर्मली साल के अंदर सिर्फ एक बार डिस्काउंट आता है मेरे बर्थडे के पास, और वो आज ही है। 23 मई को मेरा बर्थडे है, तो इसी के लिए हम 50% डिस्काउंट निकाल रहे हैं जो हमारा सोलोप्रेन्योर का प्रोग्राम है उसके ऊपर। तो अगर आप एक साल का सोलोप्रेन्योर का प्रोग्राम लेते हो तो आपको 50% डिस्काउंट के ऊपर इस टाइम मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है। ये ऑफर्स दोबारा नहीं आते। जो लंबे टाइम से मुझे फॉलो करते हैं वो सिर्फ साल के इसी टाइम का इंतजार करते हैं कोर्स लेने के लिए। तो यही है वो टाइम। कोर्स के अंदर क्या है सब कुछ डिटेल आप लैंडिंग पेज पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेने से पहले प्लीज अंडरस्टैंड करना कि हमारा कोर्स किसके लिए है, किस चीज के बारे में है। हमने हर चीज लैंडिंग पेज पे एक्सप्लेन कर रखी है। नहीं समझ में आता हमारी टीम से पहले पूछ लेना, उनसे समझ लेना, फिर ही कोर्स लेना। फोमो में आके मत लेना कि इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ले लेते हैं। तो टॉपिक पे वापसी आते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया को इस तरीके से रन करते हो जहां पर मैं बेचता नहीं हूं, चीजें अपने आप बिक जाती है, मैं अपने ऑडियंस पर्सोना को समझता हूं और उसके अराउंड कंटेंट बनाता हूं, और कभी वंस इन अ वाइल मैं अपना प्रोडक्ट बेच देता हूं, तो स्काई इज द लिमिट। आप गंजे को कंघी बेचने के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप राइट बंदे को राइट ऑफर दे रहे हो राइट टाइम के ऊपर, ताकि वो आपका प्रोडक्ट ले पाए। आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि सोशल मीडिया के अंदर वही ओल्ड स्कूल एड नहीं होती थी जो टीवी पे आती थी, जहां पर लड़का लड़की नाच रहे होते और प्रोडक्ट दिखा दे, ले लो। तो आज के D2C ब्रांड के बहुत सारे फाउंडर्स को लगता है कि भाई इसी टाइप का कंटेंट चलता है, क्योंकि बचपन से हमने यही देखा है। सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट चलता है, एड्स के ऊपर एड चलती है। स्निच के मार्केटिंग हेड ने एक बहुत बड़ी चीज को रिवील किया दिसंबर 2025 के अंदर एक इंटरव्यू के अंदर, कि जो पॉलिश ब्रांड फिल्म्स होती है ना, अब वो उतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करती है। इसका मतलब हाईली प्रोड्यूस बढ़िया एक्टर्स लेके बढ़िया सेटअप बना के अगर आप वीडियोस बना के एड्स चलाते हो तो उस लेवल पे काम नहीं करेगी। फोन से नॉर्मल सेटअप्स के अंदर, नॉर्मल कपड़ों के अंदर अगर कोई वीडियो बनाता है तो वहां पर ऑथेंटिसिटी ऐड होती है और आपको बेटर एंगेजमेंट और रीच मिलती है। सिंपल सी बात है, जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो हमारी एडवर्टाइजिंग को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। कोई मेरा कंटेंट देखता था, मुझ पे भरोसा करता था, अब वो मेरी ऐड देखेगा तो मेरा प्रोडक्ट लेगा। किसी ने मेरी ऐड देखी, उसके बाद मेरे वेबसाइट पे प्रोडक्ट चेकआउट किया, फिर जब मेरे सोशल मीडिया पे कंटेंट डिस्कवर किया, उसने मेरे को फॉलो किया, अब वो कंटेंट से जुड़ गया है, मैं उसके दिन का पार्ट बन चुका हूं। जब भी उसको मेरी कैटेगरी के प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो उसकी लिस्ट के अंदर टॉप प्रायोरिटीज में मैं होऊंगा। तो मैं आपको सोचने का तरीका देता हूं कि किस तरीके से सोशल मीडिया को सोचा जाता है, क्या क्या फॉर्मेट्स काम करते हैं। एक सबसे बढ़िया चीज है जो कि फाउंडर का POV वीडियो है। यहां पर फाउंडर कोई बिना कोई स्क्रिप्ट के कैमरे से सीधा बात करता है और बताता है कि भाई आज ये गलती हुई, आज मैंने ये किया, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। नॉर्मली अगर आप रील देखते हो तो आपने बहुत सारे क्लाउड किचन वालों को ये करते हुए देखा होगा। आज मेरे पास में ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने पिज्जा मांगा था और मैंने ये डिलीवर नहीं किया। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सोचना है कि किस तरीके से उस टाइप का कंटेंट मैं अपने ब्रांड के अराउंड बना सकता हूं। यहां पर जरूरी नहीं है आपको अच्छी चीजें बतानी है, बुरी चीज भी बता सकते हो कि भाई ये कस्टमर है, इनके साथ हमने बहुत बुरा काम कर दिया,
हमने सोचा था कि इनको प्रोडक्ट पहुंचाएंगे 4 दिन के अंदर, बट आज 14 दिन हो चुके हैं और कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है। ये चीज मुझे आज ही पता लगी है। तो मैंने जब पूरा प्रोसेस देखा तो पता लगा लॉजिस्टिक पार्टनर में बहुत बड़ा गैप है। तो यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स 7 दिन से डिले में दिखाई देते हैं। जिनको भी दिखाई देता है, प्लीज मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, यहां पर अपनी टिकट रेस कीजिए। अब आपने किया क्या, आपने एक ऑथेंटिक मैसेज डिलीवर कर दिया अपनी ऑडियंस के लिए। यहां पर बहुत सारे लोग आपके बारे में बात करेंगे। जो न्यूज बॉय है, नियॉन मैन है, वो भी बात करेगी, भाई इस कंपनी के फाउंडर ने आगे ये इतनी बड़ी बात बोल दी है। आज के टाइम पे लोग ना ऑनेस्टी को सपोर्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा फाउंडर ऑनेस्ट रहेगा, जो भी उसकी लाइफ के अंदर हो रहा है, मतलब उसकी बीवी से लड़ाई हो गई, उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते, या वो कहीं पे घूमने के लिए, वो चीजें रेलेवेंट नहीं है, बट ब्रांड से रिलेटेड जो भी है वो सब डलेगा। एक और फॉर्मेट बताता हूं जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हम दिखा सकते हैं। माल बन रहा है, माल पैक हो रहा है, गोदाम पे माल आ गया है, ट्रक पे लोड होके जा रहा है, कस्टमर के तक माल हमने पहुंचा दिया है, कोई प्रोडक्ट रिटर्न आया है जो टूटा हुआ निकला है, हमने भेजा था जूता नया, आया है पुराना जूता। ये सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं इस टाइप के फॉर्मेट के अंदर। एक फॉर्मेट और है जो मिनिमलिस्ट वालों ने इंडिया के अंदर पॉपुलर किया है, वो एजुकेशनल कंटेंट। उन्होंने स्किन केयर के अराउंड ब्रेकडाउन बनाने शुरू कर दिए कि भाई ये इंग्रेडिएंट क्या होता है, इस इंग्रेडिएंट से क्या फायदे होते हैं, ये इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये इंग्रेडिएंट है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्सपर्ट्स लेके आओ, एक्सपर्ट से बात करवाओ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। और सिंपल सी बात, अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है यहां पर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करनी है। कोशिश करनी है आप सामने वाले को एजुकेट कर सको। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के अंदर एक और नई हवा क्रिएट हो गई है कि अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड उठा लो और अपना ब्रांड उठा लो, फिर कंपेयर करके दिखाओ भाई ये तो चोर है, हम तो अच्छे हैं। आज तक जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप भी वही बेच रहे थे, बट आपने कुछ और कर दिया तो ये चोर हो गया, और क्लिनिकली टेस्ट किया नहीं गया, बस बोला जा रहा है कि भाई ये चोर है, हम अच्छे हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, वायरलिटी तो मिल जाती है, पर बहुत सारे लोग जब लॉन्ग टर्म में रियलाइज करते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं था इस लड़ाई झगड़े का, ऑथेंटिसिटी खराब होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है संदीप महेश्वरी जी का। अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन बनी हुई थी। उन्होंने जो विवेक बिंद्रा जी वाला इंसिडेंट था उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया। अब एक साइड ऑफ स्टोरी ये कहेगी कि भाई उन्होंने सही आवाज उठाई, बट एक टाइम के बाद ना वो चीज बहुत डर्टी होने लग गई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट गया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं पर्सनली जो कि उनको कहते थे कि भाई ये बंदा भगवान है, बट आज वो क्रेडिबिलिटी उनके दिमाग में कम होती हुई दिखाई दी है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है ना कि एक बार चला जाता है तो उतनी जल्दी आता नहीं है वापसी। एक फॉर्मेट और बताता हूं जो कि एड्स के अंदर बहुत चलता है, उसको हम कंटेंट के अंदर भी कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर वाला। जैसे आपने देखा होगा स्किन केयर के अंदर दिखाते हैं कि देखो 7 दिन में गोरा हो गया, ये इधर से इधर हो गया। यहां पर हम एक्चुअली कस्टमर के रिव्यू डाल सकते हैं, देखो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके बाद में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मैंने बहुत सारे क्रीम स्किन केयर वालों को देखा है कि आधी स्किन के ऊपर, एक हाथ के ऊपर कुछ क्रीम लगाते हैं या डीटैन करते हैं, फिर दिखाते हैं देखो दूसरे हाथ और इस हाथ में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये कंटेंट बहुत चलता है तो उसको यूज किया जा सकता है। आप एक सीरीज बना सकते हो, मान लो फिटनेस कैटेगरी में हो, प्रोटीन ब्रांड के अंदर हो, तो आप एक सीरीज बना सकते हो जहां पर एक फैट टू फिट वाला चैलेंज चल रहा है, जहां पर डेली एक बाइट आती है या वीकली एक बाइट आती है। आपने करेक्टर पकड़ा है राजेश, उस राजेश की लाइफ को पकड़ लिया आपने। वो एक ऐसा ऑडियंस पर्सोना है जो आपका एक कस्टमर है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर कस्टमर जो आपके हैं वो फिट है, जिनकी बॉडी बनी हुई है। आपको लगता है ये लोग तो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, बट जो थोड़ा हेल्दी है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपने उसको जिम मेंबरशिप भी दी, आपने उसको ट्रेनर भी दिया, आप उसको डाइट भी दे रहे हो, और वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर रहा है, और वो सब डॉक्यूमेंट हो रहा है, वीकली उसकी प्रोग्रेस आती है। 3 महीने के बाद दिखा रहे हो देखो बंदा यहां से यहां पहुंच गया। तो ये जो इंस्पिरेशन होगी ना, ये बहुत ही अलग चीज होगी। ये सिर्फ मैं आइडियाज दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये ना हो कि जो मैंने आइडियाज दिए हैं कल को इंटरनेट के ऊपर सिर्फ यही आइडियाज की कॉपी दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात, आपको ऑडियंस समझनी है और उसके अराउंड कंटेंट बनाना है। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी विंट वेल्थ दिमाग में आता है। विंट वेल्थ वालों ने किया गया, अपनी ऑडियंस समझी, एक ऐसी ऑडियंस जो इन्वेस्ट करना चाहती है और रिटर्न पाना चाहती है। इन्वेस्ट क्यों करती है? ताकि अर्ली रिटायर कर सके, रिटायरमेंट के अंदर उनको बेनिफिट देखने को मिले। तो उन्होंने कंटेंट ही वो बनाना शुरू कर दिया जो रिटायरमेंट के अराउंड है। रिटायर करने के लिए आपको कितना को पैसा चाहिए, पहाड़ों में रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर इतने रुपए आपके पास इकट्ठे हो गए तो क्या होगा। ये एक हाईली सक्सेसफुल बंदा है जो शहर के अंदर रह रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, गांव के अंदर जाके इसने इतना कुछ कर लिया। ये जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, बट आपने वो ऑडियंस इकट्ठी कर ली है
जो आपका प्रोडक्ट लेगी। अब यही सेम स्ट्रैटेजी बहुत सारे ब्रांड्स ने करी है जो कि सामने से नहीं कर रहे। जैसे विंट वेल्थ वालों ने तो अपने चैनल पे खुलेआम बोला है, भाई विंट वेल्थ का पेज है, विंट वेल्थ वाले कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे ब्रांड्स है, नाम नहीं लूंगा, बट अगर आप रिसर्च करोगे तो समझ सकते हो, वो ऑडियंस के अराउंड ही कंटेंट बनाते हैं, बट वंस इन अ वाइल अपना प्रोडक्ट इंटीग्रेट करते थे। सिर्फ वही प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया जाता है और किसी को इंटीग्रेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सीआरएम, कहीं एग्जाम्पल आया, सीआरएम में अपना सीआरएम दिखा दिया, हिंट है ये। तो इससे होता क्या है, अगर कोई विंट वेल्थ नाम का चैनल देखेगा तो उसको लगेगा ये तो ब्रांडेड चैनल है, ब्रांडेड चैनल के ऊपर क्या अच्छा कंटेंट आएगा। अगर कोई XYZ देखेगा तो उसको लगेगा भाई ये कोई ब्रांड तो नहीं है, ये कोई कंपनी बना रही है कंटेंट, इसका देखना चाहिए। इसके अलावा एक और बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूं, वो है यूजीसी लूप। आपके जो भी टॉप कस्टमर्स है, टॉप कस्टमर्स की डेफिनेशन क्या है, जो कॉन्स्टेंटली आपका प्रोडक्ट लेते रहते हैं। आपकी अगर रिपीटिशन साइकिल 15-20 दिन की है तो हर 15-20 दिन के बाद प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब वो आपके एवेंजलिस्ट है। आप उनको भाई कुछ गुडी ऑफर करो, आप उनको कुछ प्रोडक्ट्स दो और उनको आप बोलो कि प्लीज अगर आप इसके ऊपर वीडियो बना के दोगे, इंस्टाग्राम पे कुछ डालोगे तो हम आपकी एड्स चलाना चाहते हैं। आप पिछले 6 महीने से हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, हम चाहते हैं आपका एक रिव्यू लेना जिसकी वीडियो हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट लंबे टाइम से यूज कर रहा है, दिस मींस उसको फर्क पड़ रहा है, तो जो आपके पास में रिव्यू आने वाला है ना, वो बहुत ऑनेस्ट होगा और वो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इस कंटेंट को आप ऑर्गेनिकली भी चला सकते हो, इसकी आप एड्स भी चला सकते हो। तो मेरे हिसाब से 90% जो हमारा कंटेंट जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो नॉन प्रमोशनल होना चाहिए। 10% कैन बी प्रमोशनल। मैं तो कहता हूं इनफैक्ट 2%, 3% ही प्रमोशनल करो। मतलब अगर एक महीने के अंदर एक ही ऑफर आ रहा है तो उसको निकाला जाए, या फिर हमारे कंटेंट के अंदर ही हमारा ब्रांड इंटीग्रेट हो जाए, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। बट प्रॉब्लम यही है कि ब्रांड्स को वो चीज हजम नहीं होगी। ब्रांड चाहता है कि भाई अगर एक सोशल मीडिया का कंटेंट बन रहा है तो उसमें मेरा प्रोडक्ट तो बिकना ही चाहिए, अगर बिकेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं अपने 14-15 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब लगे हाथ एक सवाल पूछ लेता हूं D2C फाउंडर से, आप जो ब्रांड बना रहे हो वो किस लिए बना रहे हो? पहला रीजन ये है कि भाई आप उस ब्रांड को बेचने के लिए बना रहे हो। अगर बेचने के लिए बना रहे हो तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव। पिछले कुछ टाइम में हमने कंसोलिडेशन देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े लेगेसी ब्रांड्स ने बहुत सारी कंपनीज को खरीदा है और ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा हमें, जहां पर कंपनी अपने पोर्टफोलियोज को बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग D2C ब्रांड्स को खरीदेगी। जहां पे सबसे बड़ा एग्जांपल है मिनिमलिस्ट का, कि भाई 4 साल के अंदर उन्होंने अपने ब्रांड को बना के एग्जिट कर दिया, और वो भी स्किन केयर कैटेगरी के अंदर, जहां पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा मार काट है, जहां पे अगर ढंग से बिजनेस बनाया जाए तो 500 करोड़ से 3000 करोड़ के बीच का एग्जिट हो सकता है। दूसरा रास्ता है कि आप बिजनेस को स्केल करने के लिए बना रहे हो। आप सीरियसली चाहते हो मैं एक बड़ा ब्रांड बनाऊं, IPO निकालूं और उसको स्केल करूं। यहां पर ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए आपके कंपटीशन के अंदर, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, लेगेसी ब्रांड्स में एक बहुत बड़ा गैप है। वो लोग फास्ट नहीं है, वो लोग चेंज को ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको मॉडर्न चीजों के बारे में नहीं पता। मैंने कुछ लेगेसी ब्रांड्स को कंसल्ट किया है पास के अंदर, कुछ को मैं अभी कर भी रहा हूं, और मैंने ये कांस्टेंट पैटर्न देखा है कि वही 20-30 साल पुरानी सोच है अभी भी। तो अगर आप बहुत तेज चलते हो, डेटा ड्रिवन रहते हो, जान लगा देते हो बिजनेस के अंदर, और मॉडर्न जो भी चीजें आ रही है उसको अडॉप्ट करते चले जाते हो, तो भाई स्काई इज द लिमिट। तीसरी वो कैटेगरी है जो तृप्त है, 30-40 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, मजे से जिंदगी चल रही है, सैलरी निकल जाती है, 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं, अपने पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी जिंदगी, अच्छे स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर का पैसा नहीं चाहिए भाई, सुखी से जिंदगी जिएंगे। तो भाई आप एक डेथ जोन में हो। रियलिटी ये है कि अभी आप शायद काम कर रहे हो, कल को कोई और वो मार्केट खा जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इधर ग्रो करो या फिर बेच दो। तो मैं 4 सवाल पूछ रहा हूँ D2C फाउंडर से, हो सके तो रात भर इसको सोचना, एनालाइज करना, और हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब भी देना। सबसे पहला सवाल है कि आपका कितना % रेवेन्यू Tier 2 Tier 3 सिटी से आता है? क्या ये 50% अबव है या फिर नहीं है? क्या आप टॉप 3 सिटीज को ही केटर कर रहे हो या फिर आप 20-30 सिटीज की तरफ एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हो? अगर नहीं तो क्यों? दूसरा सवाल, आपकी जो सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रैटेजी है, क्या वो सही है या फिर नहीं है? अपना खुद का सोशल मीडिया देखो, आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ भी कर रहे हो, आप अपना खुद का देखो, ईमानदारी से जवाब दो कि क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो
या फिर अपने कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हो अपने सोशल मीडिया से। सैड रियलिटी ये है कि बहुत सारे D2C फाउंडर्स हैं जिन्होंने एजेंसीज हायर कर रखी है, वो उल्टे सीधे पोस्ट डाल देते हैं, वो फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स, फेक कमेंट, फेक व्यूज़ ले आते हैं। फाउंडर को लगता है भाई एंगेजमेंट आ रहा है, बट आप खुद कंटेंट देखो और आप खुद सोचो कि अगर मैं अपनी टारगेट ऑडियंस हूँ तो क्या मैं इस कंटेंट को देखूंगा, शेयर करूंगा, कमेंट करूंगा? क्या इतना वर्थ इट कंटेंट है कि इतने लाइक्स, इतने व्यूज, इतने कमेंट्स आने चाहिए? तीसरा सवाल, अगर आप ऑफलाइन एक्सपैंड कर चुके हो तो आपका ऑफलाइन स्टोर क्या क्या काम करता है? जो मैंने चारों पाथ बताए, क्या आपका ऑफलाइन स्टोर चारों पाथ कर रहा है या फिर खाली एक ही काम कर रहा है कि कस्टमर आता है तो उसको माल भेज देते हैं? चौथा सवाल, अगर आप पोटेंशियल एग्जिट करने का प्लान कर रहे हो तो आप सोचो आपकी कैटेगरी के अंदर एक्विजिशंस हो रहे हैं, कौन कर रहा है, और क्या अगर आपकी कैटेगरी में एक्विजिशन होगा, क्या आप वन ऑफ द लिस्ट के अंदर आ सकते हो? अगर नहीं आ सकते तो क्यों नहीं आ सकते? आज 2026 में जो फाउंडर्स कह रहे हैं ना कि मैं ऑनलाइन ओनली रहूंगा, ऑफलाइन की तरफ एक्सपैंड नहीं करूंगा, आइदर वो किस्मत की खा रहे हैं, उनकी कैटेगरी में अभी ऑफलाइन की स्पेस नहीं है, या फिर बहुत ही जल्दी वो खत्म होते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछली वीडियो में प्रेडिक्शन करी थी, इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शन कर लेता हूं। 2028 तक वही ब्रांड सरवाइव करेंगे जो इंडिया की टॉप 3 सिटीज में नहीं, एटलीस्ट 20-22 सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे, जो इंस्टाग्राम पे पॉलिश एड्स नहीं, एक्चुअली कंटेंट बना रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या आपकी लर्निंग रही है, कमेंट में बताना। अगर आपको लगा कि कहीं पे मैं गलत गया, आपका एक्सपीरियंस कुछ और रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और अगर आपके पास कुछ नया एक्सपीरियंस है तो अगेन कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।